मार्केट पर डिस्कशन करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा मौजूद हैं। इनके पास इन्वेस्टमेंट में 3 दशक का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स इनकम जैसी हर एक एसेट क्लास में मिहिर जी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट को लेकर क्या रणनीति है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग और सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मार्केट इस तरह एक चक्रव्यूह में फंस गया है, एक तरफ एफआईआई की सेलिंग और डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड, लेकिन लोअर लेवल पर शायद एक वैल्यूएशन का सपोर्ट है, जो भी कह लें आप, तो लोअर लेवल पर अच्छी रिकवरी भी आती है और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग है। ऐसे माहौल में ओवरऑल मार्केट पर आपका क्या व्यू है अभी? अनुज, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे आपने कहा, दोनों साइड से फोर्सेस हैं। डाउनवर्ड जो फोर्स है एफआई की सेलिंग है, अपवर्ड फोर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक फ्लोज हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं, उस वो मार्केट को अच्छा सपोर्ट दे रही है। ओवरऑल एक्चुअली देखें तो जहां पे एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है, विच इज मोस्टली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इंडेक्स स्टॉक्स हैं बड़े, उनमें हम देख रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा है। और जो ब्रॉडर मार्केट है, जहाँ पे रिटेल ओनरशिप है, लोकल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप है, पीएमएस एएफ की ओनरशिप है, वहां पे सपोर्ट थोड़ा बेटर है। और इसकी वजह से हमने जो करेक्शन देखा था मार्च में, और उसके बॉटम से जो रिकवरी हमने देखी, वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छी दिखी, क्योंकि वहां पे एफआई की सेलिंग लिमिटेड रहती है, क्योंकि ओनरशिप नहीं है। तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, लार्ज और मिड दोनों मिला के, तो जो बॉटम बना था और वहां से जब जो रैली हुई है, उसकी वजह से जो वैल्यूएशन में बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट मिला था, वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। मार्केट अभी मैं कहूंगा नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ गया है, इतना सस्ता नहीं रहा। खास करके जो स्टॉक्स काफी सारे जो 30-40% भी गेन किए हैं लास्ट 2 महीने में, उनमें मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। फंडामेंट्स अभी भी इंटैक्ट है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट में ऐसी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ओवरऑल मैं देखूंगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की ऑयल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, वो तो अभी भी है। कल रात को हमने देखा कि ऑयल का प्राइस अगेन ऑलमोस्ट हाई पे पहुंच गया है, 110 के ऊपर चला गया है ब्रेंट ऑयल। तो वो अनसर्टेनिटीज मार्केट को शायद कैप रखेंगी। तो मैं कहूंगा कि सपोर्ट अच्छा है, मेरे ख्याल से इंडिया ने अच्छा होल्ड किया है, लेकिन एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना चाहिए मार्केट में। हम्म, पर मेहर जी, आप उस खेमे में है क्या जो मानते हैं कि ये व्यवस्था जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में है या फिर तनातनी जो यूएस और ईरान के बीच में है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और मतलब 1.5-2 महीने 3 महीने के अंतराल के बाद क्रूड में एक बड़ा रिवर्सल आएगा? कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा बड़ा है तो ऑयल एसेट्स वाली कुछ कंपनियों पर क्या काउंटर कॉल लेनी चाहिए क्या? कौन सी कंपनी आपने बोला, ऑयल एसेट्स? पूरी अगर आप देखिए, मैं इनफैक्ट फर्स्ट इंस्टेंस ओएमसीज का रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ आपके इस तरफ इंडिगो सामने। क्या कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है इनमें? मेरे ख्याल से अभी इट्स अ बिट अर्ली कॉन्ट्रा कॉल लेने की वजह से, क्योंकि सिचुएशन जो लग रही थी कि शायद सीज फायर होल्ड करेगा, वो कल रात को डिस्टर्ब हुई है। इसकी वजह से ऑयल ने स्पाइक किया है। तो मैं कहूंगा बहुत अग्रेसिवली ऑयल नीचे जाएगा, ये कॉल लेना मेरे ख्याल से अभी इतना रैशनल नहीं है। आई थिंक वी शुड जस्ट टेक इट बाय द डे। और एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज गई नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी बड़ी है 1-2 दिन में। उसकी वजह से मैं कहूंगा कि बहुत अग्रेसिव कॉल्स ना ले। ओएमसीज का ये है कि इवन इफ प्राइसेस करेक्ट अपवर्ड बाय 5-10 रुपीज, फिर भी जो लॉसेस हो रहे हैं मार्केटिंग और मार्केटिंग मार्जिन में, वो अभी भी काफी सब्सटेंशियल है। तो एट इवन एट 5-10% हाइक इन प्राइसेस, जो लॉसेस है वो मेकअप शायद नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से मैं अभी भी कॉशियस रहूंगा। ओके। मिहिर जी, एक सेक्टर जो भारत की मार्केट की रीढ़ की हड्डी रहा पिछले 20 साल से, वहाँ बहुत मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, आईटी। इसमें अब आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स ना सिर्फ मल्टी ईयर लोज पर हैं, वैल्यूएशंस तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा आईटी में शायद जो पेसिमिज्म थी एआई को लेके, वो ओवरडन हो गई थी। और मैं कहूँगा करीबन जो 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस आईटी स्टॉक्स ने दिखाया है, उसकी वजह से वैल्यूएशंस और ग्रोथ का इक्वेशन थोड़ा अच्छा बैठ रहा है। और खास करके ऐसी सिचुएशन में जहां पे यूएस इकोनॉमी एक्चुअली
रिलेटिवली स्पीकिंग बेटर कर रही है। यूएस टेक जो है वो भी रिलेटिवली बेटर कर रहा है, यूएस में फाइनेंशियल्स अच्छे कर रहे हैं। तो यूएस इकोनॉमी को ये जो ऑयल की सिचुएशन है उसकी वजह से नेट नेट इतना नुकसान नहीं हुआ है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप वहां देखेंगे तो उनकी मार्केट तो टेक के लिंक की वजह से ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। तो ऐसे माहौल में जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो हो गए थे आईटी सर्विसेज कंपनीज में, वैल्यूएशंस रीजनेबली करेक्ट हो गए थे, तो उसमें मैं कहूंगा अनसर्टेन मार्केट जहां पे रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, उसमें ये एक डिफेंसिव प्ले की तरह मार्केट इसको ले रही है। हमारा स्ट्रक्चरल स्टांस तो अंडरवेट है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज का वो इतना इनोवेटिव नहीं है, और जो एआई का जो थ्रेट है वो अभी भी है। लेकिन टैक्टिकली मैं देखूंगा तो एक एंट्री पॉइंट मिला है, उसकी वजह से मैं देखूंगा कि जब मार्केट डाउन जाता है तो आईटी स्टॉक्स इतने अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ओवर पेसिमिज्म हो गई थी बाजार में। और मैं कहूंगा टैक्टिकली जो बहुत ही अंडरवेट जो हम थे उससे हम न्यूट्रल पोस्चर पे आए हैं। अभी भी माइल्ड अंडरवेट है, लेकिन इतना अंडरवेट नहीं पहले के कंपैरिजन में। मिड कैप आईटी में अभी भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, स्टॉक पिकिंग का स्कोप है, तो वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। ओके, मिड कैप आईटी में फोकस ज़्यादा है। दूसरी स्पेस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है कैपिटल मार्केट स्पेस। यहाँ पर चाहे आप एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें, सीडीएसएल जैसे, ज़्यादातर कंपनियों के शानदार नंबर्स आए और ज़्यादातर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं इस समय। यहाँ आपका क्या व्यू है? सो कैपिटल, जैसे मैंने कहा, आईटी में हमारा स्ट्रक्चरल व्यू नेगेटिव है, अंडरवेट है। कैपिटल मार्केट्स में हमारा स्ट्रक्चरल व्यू पॉजिटिव है, और उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, सेविंग्स बढ़ता है, तो ऑल द कैपिटल मार्केट लिंक्स प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरीज, आरएनटी एजेंट्स, सारे जो इकोसिस्टम है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्ट स्ट्रक्चरली ग्रो करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन अभी भी चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एक्सचेंजेस और ब्रोकरेजेस हैं वो वॉलेटिलिटी पे ज्यादा प्ले करती है, और हमने देखा है कि जैसे कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जैसे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो ट्रेडिंग वगैरह में भी इसकी इंपैक्ट पॉजिटिवली आती है। तो उसकी वजह से भी एक अनसर्टेन मार्केट में ये कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड भी है। तो कैपिटल मार्केट्स इन जनरल हम पॉजिटिव रहते हैं स्ट्रक्चरली, और टेक्निकली भी हमने देखा है ये वोलेटाइल टाइम्स में ये स्टॉक्स अच्छे होल्ड अप कर रहे हैं। अच्छा, मेहर जी, अभी मेरा पिछला प्रश्न क्रूड के इर्द गिर्द केंद्रित था। क्रूड जब बढ़ा तो हमने पीएसयू बैंक को, अगर आप देखें, थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में, रिट्रेसमेंट उनमें तो देखा, लेकिन फाइनली ये जो ईसीएल नॉर्म्स जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, प्रभावित होंगे, अंडर दीज टू सर्कमस्टेंसेस, क्रूड एंड ईसीएल नॉर्म्स, आप पीएसयू बैंक्स पे टेक क्या रखते हैं? क्योंकि प्रश्न ये है, पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक सबसे मजबूत धड़ा था। बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लाने में इस बार प्राइवेट बैंक का कोई किरदार नहीं था बहुत बड़ा, इस बार था पीएसयू बैंक का किरदार। एसबीआई को देखिए क्या शानदार प्राइस परफॉर्मेंस थी। आप कैसे डील कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को इस वक्त? तो लॉन्ग टर्म में देखें तो हम टिपिकली पीएसयू बैंक में कम पॉजिटिव रहे कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन जिस तरह से पिछले 1-2 साल में डेवलपमेंट्स हुई है, और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है, कैपिटलाइज किया है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अब जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस था बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, वो डिफरेंस इतना नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करी है ऑटोमेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंटरफेसेस में। तो मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिफरेंस आ रही थी बिटवीन पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो 2 वजह से थी। एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादा ग्रोथ दिखा रही थी रिटेल साइड में खास करके, और दूसरी उनकी टेक्नोलॉजी परसेप्शन ऐसी थी कि सुपीरियर है। लेकिन ये दोनों चीजें अब मैं कहूंगा कन्वर्ज हो चुकी हैं। पीएसयू बैंक्स भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी वो थोड़ी कम हुई है, पीएसयू नॉर्मलाइज करके ग्रो कर रही है, और वैल्यूएशन डिफरेंस जो था वो काफी ज्यादा था। तो मेरे ख्याल से अभी भी पीएसयू बैंक्स में स्कोप है, क्योंकि उनकी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, ब्रांच नेटवर्क है, वो अभी भी काफी स्ट्रांग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग वगैरह है वो उनकी कॉम्पिटिटिव है। तो अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन डिफरेंस की वजह से पीएसयू बैंक्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस की सिचुएशन बन सकती है। ओके, अच्छा, पीएसयू बैंक्स पे आपका टेक क्लियर हो गया। एक मेटल्स, ये बास्केट ऐसी स्ट्रांग रही मेहर जी की, जिसने पैसा बना के दिया बोथ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी। अभी भी अगर आप देखें, मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है।
मेटल्स पे आपका सेंस का क्या था इस वक्त? मेटल्स पे हमारा अगेन लॉन्ग टर्म व्यू इतना पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनहेरेंट फिलॉसफी है वो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ देखते हैं। तो मेटल्स टिपिकली जो होते हैं कमोडिटी होते हैं, तो सिक्लिकल होते हैं, अप एंड डाउन साइकिल्स होते हैं। लेकिन टैक्टिकली मैं कहूँ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेटल्स हैं, खास करके एल्यूमिनियम है, टू सम एक्सटेंट स्टील ऑल्सो, उसमें एनर्जी का कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है। और जब एनर्जी का कंपोनेंट ज्यादा होता है तो मेटल्स बिकम अ प्ले ऑन एनर्जी प्राइसेस, नॉट ओनली द कमोडिटी साइकिल पर से। गवर्नमेंट खास करके स्टील वगैरह में हैज अप्रिशिएटेड कि जो चाइनीज डंपिंग थी उसको हमें काउंटर करना है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ एंटी डंपिंग सीवीडी ड्यूटीज वगैरह लगा के। तो एक टैक्टिकल मैं कहूंगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस अभी भी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट का भी रवैया पॉजिटिव है, तो अब टैक्टिकली मैं कहूंगा कि मेटल्स में हमारा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेटल्स में न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है। मेरे जी, ऑटो स्पेस में और एफएमसीजी स्पेस में बड़ी रैली हुई थी वो जीएसटी कट के बाद। उसके बाद हमने थोड़ी करेक्शन देखी, बड़ी करेक्शन देखी। ऑफ लेट फिर से कुछ स्टॉक्स में एक हल्का सा इंटरेस्टिंग मोमेंटम देखा हमने, चाहे मारुति हो, लीवर हो, नेस्ले हो, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए इनके। यहाँ पर आपका क्या व्यू है इन दोनों सेक्टर्स पर? सो ऑटो में हम जनरली पॉजिटिव रहते हैं, खास करके ऑटो एंसिलरीज में, क्योंकि ऑटो ओईएम्स जो है वो थोड़े सिक्लिकल होते हैं, तो उसमें सेगमेंट बाय सेगमेंट देखना पड़ता है। टू व्हीलर्स का अलग डायनेमिक्स होता है, कार्स का अलग डायनेमिक्स है, कमर्शियल व्हीकल्स का अलग डायनेमिक्स है, मोटरसाइकिल्स में भी यू हैव द प्रीमियम वंस एंड द नॉट सो प्रीमियम वंस। तो अलग अलग तरीके से उनके डायनेमिक्स हम देखते हैं। लेकिन तो और हम वैसे देखें तो टू व्हीलर्स में और खास करके ईवी टू व्हीलर्स में ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हमें वहां पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ ज्यादा दिखती है। ऑटो एंसिलरी की अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन बढ़ रही है, तो ऑटो एंसिलरीज आर अ बेनिफिशियरी नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री बट वैल्यू एडिशन ऑफ द कंपोनेंट्स। एंड हमारे जो ऑटो एंसिलरीज हैं वो न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपांड कर रही हैं, नए प्रोडक्ट लाइंस में भी जा रही है। और खास करके इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स और इंटरेक्टिव फीचर्स जो है उसकी वैल्यूएशन काफी हो रही है। तो ऑटो एंसिलरीज की जो ग्रोथ है हमें लगता है ऑटो सेक्टर से काफी ज्यादा रहेगी। तो ऑटो एंसिलरीज में हमारा ज्यादा पॉजिटिव रवैया रहता है। एफएमसीजी में मुझे लगता है कि एक टैक्टिकल प्ले बन रहा है, अगेन काफी टाइम से अंडर परफॉर्म करता है। हमारा स्ट्रक्चरल व्यू भी नेगेटिव रहता है एफएमसीजी में, क्योंकि ये हमें 3-4% से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ वाली इंडस्ट्री नहीं लग रही है, खास करके जो लार्ज कैप एफएमसीजीज है। लेकिन उसमें एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, प्रीमियमाइजेशन की वजह से अच्छे ग्रोथ दिखाया है, तो वहां पे हम फोकस ज्यादा करते हैं। बट एज अ सेक्टर वी आर अंडरवेट। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं